दोस्तों, इन दोनों तस्वीरों को देखिए। हाल फिलहाल में कई न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया में आप लोगों ने इन तस्वीरों को देखा होगा। भारत चीन की सीमा पर जो विवाद चल रहा है, जो टेंशन है, उसी के बीच हमारे प्रधानमंत्री मोदी भारतीय सैनिकों के हौसले को बढ़ाने के लिए लेह गए थे। ये तस्वीरें उनके इसी लेह दौरे की हैं। तो अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को सुना होगा जो उन्होंने लेह में सैनिकों को दिया था, तो अपने उस भाषण में उन्होंने एक शख्स की बहुत बड़ाई करी थी और कहा था कि वो आधुनिक लद्दाख के निर्माता हैं। ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न लद्दाख। ये शख्स हैं किसोक बकुला रिनपोचे। कुशोक बकुला रिनपोचे, इनकी बड़ाई प्रधानमंत्री नेहरू करते थे। इन्होंने नेहरू जी के साथ काम किया है। 3 साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा के कार्यक्रम में इनकी बहुत बड़ाई करी थी और अब प्रधानमंत्री मोदी इनकी बहुत बड़ाई कर रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स है जिसकी बड़ाई नेहरू से लेकर, मोदी से लेकर मोहन भागवत तक करते हैं, तो वो शख्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस की सीरीज में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन थे कुशोक बकुला रिनपोचे और इनकी इतनी बड़ाई सब लोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। और आज के इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के वीडियोज आपके पास टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं कुशोक बकुला रिनपोचे के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिनका जिक्र किया वो थे 19th कुशोक बकुला रिनपोचे। इनका जन्म 19 मई 1918 को हुआ था रॉयल हाउस ऑफ लद्दाख के माथो ब्रांच में। यानी कि ये लद्दाख के राज परिवार के एक सदस्य थे और अपने पिता की सबसे छोटी संतान थे। हम डिस्कस कर रहे हैं 19th कुशोक बकुला रिनपोचे। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 18th तक कुशोक बकुला रिनपोचे कौन थे और ये कुशोक बकुला रिनपोचे कौन थे। तो मैं आपको जरा इसके बारे में बता देता हूँ। लद्दाख के स्पुतुक में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जिसका नाम है पेथुप गोम्पा। कुशोक बकुला रिनपोचे इसी पेथुप गोम्पा के हेड थे, यानी कि मठाधीश थे। ये जो पेथुप गोम्पा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, इसका संबंध तिब्बतन बुद्धिज्म से है। तिब्बतन बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के 16 शिष्य थे, 16 डिसिपल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिन्होंने कि डायरेक्ट भगवान बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करी थी। और तिब्बतन बुद्धिज्म में इनको 16 अरहत्स कहा जाता है। इन्हीं 16 अरहत्स में से एक थे कुशोक बकुला रिनपोचे। तो कुशोक बकुला रिनपोचे के बाद जो लोग पेथुप गोम्पा के हेड बने, उन सभी को कुशोक बकुला रिनपोचे का ही इनकारनेशन यानी कि अवतार माना जाता था। आज हम जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो भी इसी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पेथुप गोम्पा के हेड थे, इसके मठाधीश थे और इनको कुशोक बकुला रिनपोचे का 19th इनकारनेशन माना जाता है। प्यार से लोग इनको आचार्य बकुला कहते थे। आचार्य बकुला का जो जीवन था वो केवल एक ऑर्डिनरी रिलीजियस लीडर के तौर पर नहीं जाना जाता है, बल्कि ये एक रिमार्केबल स्टेट्समैन थे, रिमार्केबल लीडर थे। इस बात की पुष्टि ऐसे होती है कि ये जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे, फिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में मंत्री रहे, 2 बार ये लोकसभा के सदस्य बने, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे और फिर ये भारत के मंगोलिया में राजदूत बने, इंडिया एम्बेसडर टू मंगोलिया। तो ये प्रूव करता है कि ये रिमार्केबल स्टेट्समैन थे। तो इनकी ये लाइफ की जर्नी कैसे चली, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया था, जिसको कि ट्राइबल अटैक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, काबिलाई हमला पाकिस्तान का। उस काबिलाई हमले में, उस ट्राइबल अटैक में आचार्य बकुला ने लद्दाख में फ्रंट से लीड किया और ये इंश्योर किया कि लद्दाख भारत में ही रहे, लद्दाख भारत का ही पार्ट रहे और रिलीजियस या किसी भी धर्म के आधार पर लद्दाख का बंटवारा ना हो। 1949 में पंडित नेहरू आचार्य बकुला से मिले और उनसे मिलने के बाद पंडित नेहरू को ऐसा लगा कि आचार्य बकुला एक बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। उन्होंने आचार्य बकुला को परस्यू किया कि आप राजनीति को ज्वाइन कीजिए। आचार्य बकुला ने राजनीति को ज्वाइन किया और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है जिसके कि मुखिया उस समय शेख अब्दुल्ला थे, जो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी या उमर अब्दुल्ला के दादाजी थे, शेख अब्दुल्ला वो मुखिया थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनके कहने पर इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और बाद में फिर ये
आईएनसी में चले गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में चले गए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पंडित नेहरू के साथ आचार्य बकुला को, ये आचार्य बकुला है, पंडित नेहरू इनके साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आचार्य बकुला का कश्मीर को लेकर जो ओपिनियन था वो अपनी पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिल्कुल अलग था। 1950s में ही ये चाहते थे कि आर्टिकल 370 संविधान की धारा 370 को हटा दिया जाए और जम्मू कश्मीर को पूरे भारत का ठीक से हिस्सा बना दिया जाए, कंप्लीट हिस्सा बना लिया जाए। तो ये बात ये 1950s में ही कहते थे। 1950s में ही आचार्य बकुला कहते थे कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। तो इनके जो ओपिनियन थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, अपनी पार्टी से बिल्कुल अलग थे और 1950s में ही ये ऐसी मांग करते थे जो कि केंद्र सरकार ने अब कंप्लीट करी है। अब धारा 370 को हटाया है और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया है। 1956 में नेहरू गवर्नमेंट ने इनको तिब्बत भेजा था, तिब्बतन गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये तिब्बत गए थे एक डेलीगेशन के साथ, उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। उसके बाद जब ये तिब्बत से लौट कर आए हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये जो करंट दलाई लामा है, 14th दलाई लामा वो है, ये आचार्य बकुला है। पंडित नेहरू इन लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं 1956 में। 1956 में भगवान बुद्ध के जन्म के 2500 वर्ष पूरे हुए थे। उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए ये लोग इंडिया में आए थे। तो पंडित नेहरू इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए हैं, आचार्य बकुला और 14th दलाई लामा को। तो जब आचार्य बकुला तिब्बत से लौट के आए 1956 में, तो इन्होंने पंडित नेहरू की गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को उस समय पे यह वार्निंग दी थी कि चीन तिब्बत के ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लेगा और उसके बाद चीन भारत की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने की सोचेगा और भारत के ऊपर वो अटैक भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने इनकी इस बात को, इनकी इस एडवाइस को बिल्कुल इग्नोर किया। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों को, हम लोगों को सबको पता ही है कि 1962 की लड़ाई हुई भारत और चीन के बीच में। तो यह साबित करता है कि ये कितने अच्छे स्टेट्समैन थे और कितना लोगों को ये परख लेते थे। इसके बाद पंडित नेहरू की सरकार के बाद 1978 में इनको माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनाया गया। 1978 में जो गवर्नमेंट थी वो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। जनता पार्टी गवर्नमेंट की कांग्रेस के साथ कैसे रिलेशन है हमको पता है। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, तो कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और आचार्य बकुला एक कांग्रेसी लीडर थे। फिर भी जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इनको माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनाया। तो आप इसी चीज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग इनको चाहते थे, किसी भी पार्टी के लोग हों, लेकिन वो आचार्य बकुला को पसंद करते थे। तो ये 1978 से लेके 1990 तक, 1990 तक ये माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर रहे और फिर 1990 में भारत सरकार ने इनको भारत का राजदूत बना दिया मंगोलिया में, इंडिया एम्बेसडर टू मंगोलिया। ये नियुक्त हुए 1990 में, उसमें वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में। 1988 में इनको पद्म भूषण सरकार से पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया केंद्र सरकार ने। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उस समय के तत्कालिक जो राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन, वो आचार्य बकुला को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। जब ये मंगोलिया में भारत के राजदूत थे, वहां पर इन्होंने बुद्धिज्म के रिवाइवल के लिए रिमार्केबल काम किया। मंगोलिया में लोग इनको बहुत ज्यादा मानते भी हैं। 1994 में मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने उस समय ऐतिहासिक ये ट्रीटी साइन किया था, ट्रीटी ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मंगोलिया एंड इंडिया। ये साइन हुआ 1994 में। तो जो मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत आए थे, उन्होंने इनकी बहुत तारीफ करी थी अपने उस दौरे में और ये कहा था कि ये जो हिस्टोरिक ट्रीटी हम साइन कर पा रहे हैं, इसके पीछे आचार्य बकुला का ही परिश्रम है, उन्हीं की मेहनत है। मंगोलिया अगर आप लोग मैप में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, चाइना के ऊपर है, चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया पड़ता है और मंगोलिया के साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उसके पीछे इन्हीं की मेहनत है, आचार्य बकुला की ही मेहनत है।
तो जो इंडियन एम्बेसी थी उलान बातार में, उलान बातार मंगोलिया का कैपिटल है, इंडियन एम्बेसी जो उलान बातार में थी वहां पर लोग केवल वीजा के लिए या फिर डिप्लोमेट्स डिप्लोमेसी के लिए ही नहीं जाते थे, बल्कि बहुत सारे डिवोटीज जाते थे इनकी टीचिंग्स और इनकी प्रीचिंग्स को सुनने के लिए। मंगोलिया में लोग इनको प्यार से इल्चिन बक्स कहते थे। इल्चिन बक्स का मतलब एम्बेसडर टीचर। तो मंगोलिया में इनको बहुत ही ज्यादा लोग पूजते थे। 2001 में मंगोलियन गवर्नमेंट ने इनको पोलर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया। ये पोलर स्टार अवार्ड मंगोलिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। या फोटो में देख सकते हैं मंगोलिया के लोग ऑन ए डेली बेसिस इनके पास, आचार्य बकुला के पास प्रीचिंग्स के लिए, टीचिंग्स लेने के लिए आते थे, इनके उपदेश सुनने के लिए आते थे। इसके बाद मंगोलियन गवर्नमेंट ने इनकी याद में उलान बातार में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का इनॉग्रेशन किया, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई इन्हीं की याद में। भारत सरकार ने इनके ऑनर में जो लेह में एयरपोर्ट है उसका नाम कुशोक बकुला रिनपुचे एयरपोर्ट रख दिया। तो कुशोक बकुला रिनपुचे एयरपोर्ट कहां पर है? लेह में है। 4 नवंबर 2003 को 86 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उलान बातार में इनकी याद में जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई गई है, जिसको पेथुब मोनेस्ट्री कहते हैं, इसका इनॉग्रेशन 1999 में किया गया था। तो आचार्य बकुला एक फॉरगेटन हीरो हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि आधुनिक भारत के निर्माण में जो इनका सहयोग है वो किसी बड़े नेता से कम नहीं है। 1962 के वॉर में इन्होंने अपनी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो कि लेह में है उसको भारतीय सैनिकों के लिए खोल दिया था। भारतीय सैनिकों के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनके मेडिकल का इंतजाम ये अपनी मॉनेस्ट्री में किए थे 1962 के वॉर में। तो आचार्य बकुला का कद भी बहुत ऊंचा है। तो इसी नोट के साथ दोस्तों मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके पास टाइमली पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।